चलिए देखिएगा, तो यहाँ हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल में। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि मौर्योत्तर काल में मौर्य के उत्तराधिकारियों के बाद, ठीक है, मौर्य के उत्तराधिकारियों के समाप्त होने के बाद यहाँ पर कुछ ऐसे राजवंश आए जो छोटे छोटे राजवंश, यहाँ पर उनके कहना चाहिए ये कि मौर्य के एकीकरण की समाप्ति के बाद जब छोटे छोटे राजवंश अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, तो इसके बाद छोटे छोटे राजवंश यहाँ पर स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, उनमें शुंग वंश जो है, यानी कि अगर पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं तो ये आपके बृहदत्त के सेनापति थे, यानी कि मौर्य के अंतिम उत्तराधिकारी। ठीक है, तो उनकी मृत्यु के बाद यहाँ पर जो है पुष्यमित्र शुंग है, इसने शुंग वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, और शुंग वंश के अंतिम शासक याद रखिएगा देवभूति, शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति हैं, और जिसको वासुदेव ने मारकर या उसकी हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना की। ठीक है, और कर्ण वंश में याद रखिएगा, यदि हम लोग बात करेंगे सुशर्मा, ठीक है, नाम याद रखिएगा, हमने कल इसे पढ़ा था। ठीक है, सुशर्मा, तो सुशर्मा जो है ये कर्ण वंश का अंतिम शासक रहा है। ठीक है, कर्ण वंश का अंतिम शासक रहा है, और इसकी हत्या किसने कर दी, सिमुक ने कर दी। ठीक है, हाँ याद रखिएगा, सिमुक ने कर दी है। तो याद रखिएगा इस तरीके से अब एक नया राजवंश जो है स्थापित होने वाला है, जिसे हम सातवाहन वंश कहते हैं। ठीक है, बेसिकली देखिए सातवाहन वंश की जो अलग अलग जानकारी मिलती है, ठीक है, जैसे इतिहासकारों के अनुसार जो है सातवाहन वंश का मतलब होता है सिंह। ठीक है, यानी सिंह में बैठने वाला। ठीक है, इस तरीके का जानकारी मिलता है। कहीं कहीं पर यह जानकारी मिलता है कि जो प्राकृतिक क्षेत्र है, ठीक है, प्राकृतिक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को जोड़कर हमने सातवाहन वंश के तरीके से देखा है। ठीक है, तो यहां पर हम अर्थ पर नहीं जाएंगे, यहां पर हम समझेंगे ये सातवाहन वंश का क्रम क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा, पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। क्यों कहा गया है, पहले मैं बताऊंगा आपको कि आंध्र क्यों कहते हैं, इसका कारण है, समझिएगा, क्योंकि इनका जो क्षेत्र था पहले महाराष्ट्र था। याद रखिएगा, इनका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ये आपको क्षेत्र दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का, यानी इनका मुख्य क्षेत्र क्या रहा है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, जिसे पैठण भी कहा गया है, यह इसकी राजधानी रही है। ठीक है, लेकिन शकों के कारण सिथियंस जैसे विदेशी आक्रमण होगा। देखिए अभी इस तरफ हम लोग बाहर पढ़ रहे हैं, हिंद यमन आक्रमण पढ़ लिया हमने, समाप्त हो गए। हालांकि हिंद यमन आक्रमण को अभी आप कल जो है एक अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि अभी जो आपने पढ़ा है केवल एक शॉर्टकट पढ़ा कि शुंग वंश के साथ हिंद यवन आक्रमण किस तरीके से हुआ था। ठीक है, लेकिन कल जब मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉपर डिटेल करके पढ़ाऊंगा उसमें कि जो हिंद यमन आक्रमण हुआ है वो किस तरीके से हुआ, कौन कौन आया और किसके सेनापति ने किसको मारा, किसका पुत्र का विवाह किसके पुत्र के साथ हुआ, ये चीजें आप यहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है आप अंदर और बाहर, ठीक है, कहने मतलब है कि भारत के अंदर यानी देशी उत्तराधिकारी के तौर पर, और भारत से बाहर जो है विदेशी उत्तराधिकारी के तौर पर इसको पढ़ने वाले हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं हम लोग ये देशी उत्तराधिकारी के संबंध में है। ठीक है, जिसमें आपने शुंग वंश और कर्ण वंश पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिएगा आंध्र सातवाहन वंश, और इसका जो समय सीमा रहा है, यानी कि ये जो शासनकाल रहा है वो 30 ईसा पूर्व से 250 ईस्वी तक रहा है लगभग। इस बात को याद रखिएगा कि 300 वर्ष शासन करने वाला, 300 वर्ष जो है शासन करने वाला शासक रहा है। इसमें कुल 23 शासक रहे हैं। ठीक है, 23 शासक, यानी कि बहुत ज़्यादा होते हैं 23 शासक। और एक बात समझिएगा, कहीं कहीं पर तो और भी ज़्यादा इसमें शासक की कहानी बताई गई है, लेकिन सामान्य तौर पर इतिहासकारों ने क्या कहा है, इसमें 23 शासक रहे हैं। ठीक है, अब जहां पर मैं आपको बता दूं कि जहां पर मैं आपको बोलूंगा कि यहां पर इंपॉर्टेंट है, उसको क्वेश्चन के तरीके से उसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी जनरली मैं बता दूं कि इसमें 5 से 7 क्वेश्चन बनेंगे आपके सातवाहन वंश से। ठीक है, 5 से 7 आपको उसी को फोकस कर लेना है बस। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। तो इसका कारण यह है कि भारत के इस तरफ देखिएगा, ये भारत आपको दिख रहा होगा, यहां से ये भारत है आपका, ठीक है, ये भारत समझ में आ रहा है आपको। तो अब देखिएगा, पहले जो है यहां पर शासन किसका हुआ करता था, हिंद यवन का। ठीक है, हिंद यवन जो है यहां से यहां तक शासन करना चालू कर चुके थे, मथुरा तक पहुंच चुके थे। ठीक है, मथुरा तक, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र तक आ गए थे। ठीक है, डर्मेटियस की बात कर रहा हूं, डर्मेटियस की पूरी फैमिली, स्ट्रेबो नाम याद रखिएगा, उसका जो उत्तराधिकारी स्ट्रेबो कहलाता है। ठीक है,
डर्मेटियस की पूरी कहानी मैंने आपको नहीं बताई है, केवल मैंने उतनी बताई है जितना आपके समझ में शुंग वंश के साथ जुड़ सके। ठीक है, जब आगे अभी कल पढ़ेंगे आप तो डर्मेटियस की पूरी फैमिली को हम लोग लेकर आएंगे कि इसके यहाँ मिलांडर हुआ, मिलांडर के बाद कौन आया, उसके बाद यूक्रेटाइडस वंश का कौन रहा है, सब कुछ इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी जो है आप एक बात याद रखेंगे कि इसमें इस क्रम पर अभी हम अंदर की तरफ की बातें पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहां पर याद रखिएगा कि यहां पर इसी समय में, ठीक है, ये रहा आपका सातवाहन वंश का समय, यानी महाराष्ट्र का एरिया, ये महाराष्ट्र का एरिया हो गया। ठीक है, लेकिन अब हिंद यवन की समाप्ति के बाद याद रखिएगा हिंद यवन जो है, ठीक है, ये जब समाप्त होते हैं तो इनके पीछे पीछे कौन आता है, शक आते हैं। ठीक है, हाँ एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो है शक, जिनको सीथियन कहा गया है, इसके बाद आपका पल्लव, पल्लव या इसके कहते हैं पार्थियन, और उसके बाद कुषाण, ये जो तीन राजवंश है, देखिए हिंद यवन ये यूनानी थे, ठीक है, यूनानी की तरफ, रोमन की तरफ से। ये लोग जो रहेंगे ये चाइना और तिब्बत के क्षेत्र से है, मतलब यहां वाला ये दिख रहा है यहां पर, यहां से घूम कर आएंगे और अंदर प्रवेश करेंगे भारत की तरफ। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि चाइना और तिब्बत के क्षेत्र से आते हैं और इनके जातियों के बारे में बहुत ज्यादा पूछा था कि यूची जाति के कौन थे। ठीक है, ये सभी चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर इन तीनों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको फोकस ज्यादा करना पड़ेगा, यानी आपको यहां से क्वेश्चन उठाने की ज्यादा संभावना बनती है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग देखिए अब हिंद यवन जब समाप्त होते हैं तो इनके पीछे पीछे कौन आता है, शक आते हैं। ठीक है, जब शक आते हैं तो इनके द्वारा बहुत सारा एरिया जीत लिया जाता है। यहां तक देखिए ये एरिया पूरा शक का जीत लिया गया है, और इसके बाद ये वाला एरिया जीत गया है। जहां तक हिंद यवन है वो पूरा शक का एरिया हो जाता है। ठीक है, यानी यहां तक पूरे राज शासन को फैला देते हैं अपना। तो यहीं पर देखिएगा, यहां पर जो है दो प्रकार के शक होंगे। ठीक है, एक होते हैं उज्जैन के शक, ये वाला जो क्षेत्र है आपका, यहीं पर है आपके उज्जैन, यानी कि सोचिए अवंतिका या उज्जैन तक के क्षेत्र को शकों ने जीत लिया है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में आपका ये जो उज्जैन है, ठीक है, यहां तक जो है शक जो आए हुए हैं, इन्होंने गुजरात का क्षेत्र भी जीत चुका है, और अब धीरे धीरे क्या है महाराष्ट्र के क्षेत्र को भी जीतना चालू कर देते हैं। और इसी डर से सातवाहन वंश के लोग जो है कहां चले जाते हैं, आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र की तरफ पलायन कर जाते हैं, और इसी कारण जो है यह क्षेत्र जो है इनका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थापित होता है। और यही कारण है कि पुराणों में इन्हें क्या कहा गया है, आंध्र कहा गया है। ठीक है, मतलब ये पहले कहां थे, महाराष्ट्र में थे, शकों के कारण ये कहां ट्रांसफर हो गए, आंध्र में चले गए, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आंध्र सातवाहन कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा इनके संस्थापक है सिमुक। ठीक है, ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि सुशर्मा को किसने मारा है, सिमुक ने मारा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब यहां पर समझते हैं आगे की कहानी। अब देखिएगा आंध्र सातवाहन, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप इनको पढ़ते हैं, आंध्र सातवाहन को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में दो बातें ही बस रखनी होगी। आंध्र सातवाहन के दिमाग पढ़ते समय दो बातें रखिएगा। पहला कि इनकी राजव्यवस्था कैसी थी और इनके समय जो है कौन सी प्रमुख घटनाएं घटी हैं, बस। ठीक है, देखिएगा मैं आपको बता दूं, सातवाहन वंश जो है ये एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं आप कि मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा समय तक जिसने शासन किया है वो सातवाहन वंश है, 300 साल। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है 300 साल। ठीक है, तो 300 साल जो है कोई राजवंश अगर शासन करता है तो वो है आपका सातवाहन वंश। ठीक है, तो याद रखिएगा सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा इसके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणापथ कहा गया है। ठीक है, तो समझिएगा कि जब आप सातवाहन शासन की बात करेंगे तो भारत के अंदर महाराष्ट्र का क्षेत्र और आंध्र प्रदेश का मूल निवासी जो क्षेत्र है, इनका क्षेत्र मूल निवास है। ठीक है, जिसका राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान, याद रखिएगा, या पैठन भी कहा गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान या पैठन जो है ये सातवाहन की राजधानी थी। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा इसमें अगर हम इनके क्षेत्र विस्तार की बात कर ले तो आपको दो बातें याद रखनी है सातवाहन में। पहला कि गोदावरी नदी के दक्षिण में और कृष्ण नदी के पास वाला जो क्षेत्र है ये इनका मुख्य क्षेत्र था। ठीक है, गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहाँ है, महाराष्ट्र मुख्य तौर पर है, तो महाराष्ट्र का क्षेत्र इनका था पहले, और कृष्ण नदी के उत्तर के क्षेत्र में इनका पूरा क्षेत्र था। तो अगर आपके दिमाग में भारत का मैप है तो आप इसको समझ जाएंगे कि इनका विशाल क्षेत्र कहां पर था। ठीक है, तो देखिए उत्तर की ओर विंध्य पहाड़ी, ठीक है, उत्तर की ओर विंध्य पहाड़ी, मतलब अगर आपको मैं भारत का मैप बता दूं तो यहां पर आप एक बात इसको देख सकते हैं, इस पे देखिएगा, भारत के मैप को समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिएगा मैप में आ जाते हैं।
ये मैप देख पा रहे हैं? राज्य समझ में आएगा इसमें? नहीं आएगा कोई बात नहीं, बस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो पहाड़ी है इसको हम विंध्य पहाड़ी कहते हैं। इस पे हम ये वाला जो हिस्सा देखिएगा ये है विंध्य पहाड़ी का हिस्सा, ठीक है। इसे कहते हैं विंध्य पहाड़ी, जिसको विंध्याचल भी कहा जाता है, सुना होगा नाम आपने। तो ये विंध्याचल का क्षेत्र हो गया, नर्मदा नदी के आसपास का क्षेत्र हो गया, ठीक है। दक्षिण में देखिएगा ये हो गया विंध्य पहाड़ी का क्षेत्र यानी नर्मदा के। तो उत्तर सातवाहन वंश का उत्तर छोर क्या हो गया आपका? विंध्य पहाड़ी का, ठीक है। दक्षिण छोर देखिएगा आपका, ये जो दक्षिणी छोर है वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। यानी आपका ये वाला जो छोर है इसे हम कहते हैं कृष्णा नदी का क्षेत्र, ठीक है, कृष्णा नदी का क्षेत्र। और इसी के बाद देखिएगा इस तरफ का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं हम सको का क्षेत्र। मैंने बताया था कि शक जो है अब धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो सातवाहन को भगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा ये जो क्षेत्र है यानी पूर्वी क्षेत्र जो है ये कलिंग का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र, कलिंग उड़ीसा, ठीक है। और यहां पर कौन सा वंश रहेगा? चेदी वंश, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे आप चेदी वंश के बारे में, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा ये सको का सॉरी आपके सातवाहन वंश का अब क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र जो है इसका ये सातवाहन वंश का है, ठीक है। तो सातवाहन वंश के अंतर्गत मुख्यतः महाराष्ट्र का क्षेत्र आ गया है, एमपी का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आ गया है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश का भी क्षेत्र आ गया है। तो इस तरीके से ये सातवाहन वंश का विस्तार था, साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। यानी सातवाहन वंश का जो विस्तार है इसके उत्तर में नर्मदा नदी या विंध्य पर्वत है, ठीक है। पूर्व में सको का राज है और पूर्व में कलिंग राज है, और उसके बाद पश्चिम में आपका सको का राज है और दक्षिण में कृष्णा नदी तक विस्तार है, ठीक है। तो 300 वर्ष तक यहां पर इन्होंने शासन किया है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं तो समझिएगा तो देखिएगा उत्तर की तरफ विंध्य पहाड़ी नर्मदा नदी वाला क्षेत्र, पश्चिम की तरफ जो है आपका सको का राज्य है यहाँ पर, ठीक है। पढ़ेंगे जब आप यहाँ पर जब शक के बारे में पढ़ेंगे कल तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि अरे इधर तो सातवाहन वंश था, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। इधर आप पढ़ेंगे अभी कलिंग के चेदी वंश के बारे में, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि पूर्व की तरफ उड़ीसा में कौन है? कलिंग है। अब देखिए कलिंग को हराने वाला नंद वंश में महापद्मनंद के बारे में आपने सुना था, याद होगा आपको कि जब नंद वंश में आप पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कलिंग के क्षेत्र को जीत लिया था उसने, ठीक है। और यहां पर खुदवाकर 160 किलोमीटर का बांध भी बनवाया था, यानी नहर बनवाया था, ठीक है। नहर बनाने की जानकारी तो वो समझिए कि फिर धीरे से मौर्य जब जीत जाते हैं तो इस क्षेत्र में कलिंग का आक्रमण होता है। अशोक जो है 13वें शिलालेख से जानकारी मिलता है कि कलिंग को जीत लिया उसने, ठीक है। और उसके बाद जब मौर्य की समाप्ति होती है तो यहां पर कलिंग के क्षेत्र में बोलते हैं कि अब हम फिर से स्वतंत्र हो गए हैं। तो इस तरीके से कलिंग साम्राज्य जो है स्थापित होता है यहाँ पर, अभी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजा जो है ये खारवेल है, याद रखिएगा, खारवेल का नाम आप मत भूलिएगा इस महत्वपूर्ण राजा में, यानी कि कलिंग के साम्राज्य में, ठीक है। खारवेल नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा शक हो गए इस तरफ पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ हो गए कलिंग में चेदी वंश, और दक्षिण की तरफ हो गया कृष्णा नदी, और उत्तर की तरफ हो गया आपका विंध्य पहाड़ी, ठीक है। इस तरीके से विस्तार है किसका? सातवाहन वंश का, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद देखिएगा इसका विस्तार आप यहां पर भी देख सकते हैं, ये देखिए इस पे भी, ठीक है। तो देखिएगा ये जो क्षेत्र है आपका ये प्रतिष्ठान हो गया, ठीक है, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी। और ये दिख रहा है आपको, ये है नर्मदा नदी, ये वाला जो है नदी है ये नर्मदा नदी है। ऊपर की तरफ ये जो वाला हिस्सा दिख रहा है आपको ये उज्जैनी दिख रहा है आपको, ठीक है, अवंती। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र आपका उत्तर की तरफ ये सको का क्षेत्र हो गया, ये वाला जो हिस्सा है सको का क्षेत्र हो गया, ठीक है। यही क्षेत्र है आपका प्रतिष्ठान, यानी देखिए ये रहा आपका, ये जो क्षेत्र विस्तार है ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो यहां पर आपके दिमाग पे रहना चाहिए कि महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जो है ये इसका विस्तृत क्षेत्र है, ठीक है। विस्तार एकदम क्लियर हो गया अभी, ठीक है। तो सातवाहन अगर आपके दिमाग में आएगा सातवाहन कहां थे, तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में थे, ठीक है, सातवाहन। चलिए आगे देखिएगा इसके बाद अब समझते हैं कि प्रमुख शासक के तौर पर, ठीक है, मौर्योत्तर काल में प्रमुख शासक जो है सातवाहन वंश में, तो देखिएगा सिमुक जो है यहां पर कौन था? संस्थापक था, सातवाहन वंश का संस्थापक कहलाता है सिमुक, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत बार सिर्फ इतना सरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सातवाहन वंश के संस्थापक निम्न में से कौन थे, ठीक है, ये एकदम सरल क्वेश्चन है, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एकदम आप लाइट लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा हर वंश का पहला व्यक्ति और अंतिम व्यक्ति, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा हर चीज में, ठीक है। हर वंश का पहला व्यक्ति यानी कि वो होगा संस्थापक,
और जिसने उस पूरे समाज को साम्राज्य को खोया है उसका भी नाम आपको याद रखना है, यानी अंतिम उत्तराधिकारी। ये दो चीज हमेशा जब भी आप किसी वंश को पढ़ेंगे तो ये फोकस पहले कर डालिएगा, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, पूर्व में सामंत होने के कारण इसने धर्म प्रचार प्रसार किया था, ठीक है, यानी पूर्व में ये क्या था, सिमुक की बात की जा रही है कि कर्ण वंश में ये क्या था, सामंत था, उनका सामंत था, ठीक है। सामंत मुख्य तौर पर याद रखिएगा, जो सामंत होते थे ये क्या करते थे, राजाओं के द्वारा कुछ क्षेत्र ले लेते थे और उसी पर कर लेते थे, ठीक है, टैक्स लेते थे बाकी लोगों से, तो ये सामंत कहलाते थे कि हम जो है कर्ण वंश के सामंत हैं, ठीक है। एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं आप कि आपके पास बहुत बड़ी जमीन है, तो उस जमीन को आप संभाल नहीं पा रहे तो दूसरे को दे दिया, ठीक है, लीज पर दे दिया और वो उससे कमा रहा है और आपको ही पैसा दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो सामंत होने के कारण इसने पहले धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है। धर्म में रुचि के कारण इसने निर्माण किया बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चैत्य को, ठीक है, यानी बौद्ध और जैन चैत्य को निर्माण किया। चैत्य क्या होते हैं, पूजा स्थान आप कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं ध्यान लगाने का क्षेत्र, इनको चैत्य कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि निम्न में से क्या, मतलब सिर्फ अर्थ के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अर्थ के हिसाब से भी आपको याद रखना है कि इनमें 3 बिंदु होते हैं, यानी बौद्ध धर्म में 3 बिंदु होते हैं मुख्यतः। एक होता है आपका बिहार, दूसरा होता है चैत्य और तीसरा होता है स्तूप, ठीक है। बिहार क्या कहलाता है, जहां पर अनुयायी रहते थे उसको बिहार कहते हैं, ठीक है। चैत्य पूजा के स्थान को, ध्यान लगाने वाले स्थान को, उसको चैत्य कहते हैं, ठीक है। और स्तूप किसे कहते हैं, जहां पर इनके अवशेष रखे जाते हैं या शरीर के अवशेष, अंतिम अवशेष रखे जाते हैं, उनको स्तूप कहा जाता है, ठीक है। तो तीनों शब्द याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यही अगर आप देखेंगे कि जैन धर्म से क्या संबंधित है, तो जैन धर्म के भी चैत्य कहलाते हैं, पूजा स्थान को चैत्य कहते हैं, ठीक है। लेकिन मठ को क्या कहते हैं, वसीठी, याद होगा आपको, मैंने पढ़ा चुका है इसको, वसीठी, मठों को कहा जाता है वसीठी, ठीक है। यानी देखिए, आप बोलते हैं ना कि श्रृंगेरी मठ, ठीक है, मतलब एक प्रकार का ऐसा मठ या संप्रदाय या ऐसा क्षेत्र जहां पर पूरा का पूरा कुनबा रहता है, उसको मठ कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, शासन के द्वारा अत्याचारी सिद्ध होने के कारण इसकी हत्या कर दी जाती है। तो जब सिमुक जो है संस्थापक बनता है, ठीक है, तो इसकी हत्या कर दी जाती है, याद रखिएगा, अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा। मतलब शासन में अत्याचारी होना अपने आप में एक टेंशन वाली बात है कि कोई ना कोई मार देगा आपको, ठीक है। तो समझिएगा कि इसकी हत्या हो गई, किसकी, सिमुक की, सिमुक की हत्या हो गई है, ठीक है। तो इसका भाई जो है अब यहां पर शासन करेगा, जिसे कहा जाता है कृष्ण या कान्हा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका नाम है कृष्ण या कान्हा। तो देखिएगा, सिमुक की हत्या के पश्चात उसका भाई कृष्ण जो है राजा बना, ठीक है, और नासिक शिलालेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, नासिक शिलालेख से। याद रखिएगा, नासिक का शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को लेकर कि सातवाहन की जानकारी इससे बहुत ज्यादा मिलती है। अब ये शिलालेख कहां से आया इसके बारे में समझते हैं, देखिएगा। तो समझिएगा यहां पर कि कृष्ण की जानकारी या कान्हा की जानकारी कहां से मिल रही है, नासिक शिलालेख से मिलती है, ठीक है। हाँ, तो देखिएगा इसके बाद यहां पर आगे जाकर हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल उसके आगे देखिए, अभी कृष्ण की जो जानकारी मिल रही है वो नासिक शिलालेख से मिल रही है, ठीक है। लेकिन आगे की कहानी को आप जोड़ेंगे तो आपको नासिक शिलालेख जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बाद। यानी आपको बता दूं कि आप जब सातवाहन वंश को पढ़ते हैं, सातवाहन वंश को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप उसको याद रखेंगे सिमुक को, उसके बाद कृष्ण को भूल जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, एक सातकर्णी, ठीक है, इसके बाद सातकर्णी से जुड़े हुए जैसे पुलवामी, ठीक है। तो ये सातकर्णी से संबंधित 3 व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, जो जो घटनाएं आपको घटेंगी। तो सिर्फ देखिए, टोटल शासकों की संख्या 23 है, लेकिन आपको याद करना है केवल 5, ठीक है। तो 5 शासकों का क्रम थोड़ा सा याद रखिएगा, और यहां पर कुछ बिंदुओं को याद रखिएगा। क्या होता है, देखिए, जब आप इतिहास को पढ़ लेते हैं उसके बाद सारे नाम, इतने सारे राजाओं के नाम आप पढ़ते हैं कि अंत में समझ नहीं आता कि कौन किस वंश का था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक बात फोकस करना है कि यदि आपको सातकर्णी जैसे नाम मिलेंगे तो सात मतलब सातवाहन, ठीक है। सातवाहन क्यों बोलेंगे, क्योंकि जितने भी सातकर्णी हैं, ठीक है, नाम आपको मिलेगा, सभी अपनी माताओं के नाम के साथ अपना नाम जोड़ते थे, ठीक है। यानी जो राजा रहे हैं
वो हालांकि राजा है, पुरुष सत्तात्मक है, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो मात्र सत्तात्मक है, क्योंकि ये अपने नाम के हमेशा किसका नाम रखते थे, माताओं का नाम रखे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे अपने माताओं के नाम इन पे, इसलिए इस साम्राज्य को मात्र सत्तात्मक साम्राज्य कहा जाता है, लेकिन राजा हमेशा पुरुष ही हुआ करते थे। ठीक है, चलिए तो देखिएगा इसके बाद आता है सातकर्णी। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी घटनाएं इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिएगा, सातकर्णी के संबंध में आपको जानकारी याद रखनी है कि यह दक्षिणापथ का स्वामी था। क्यों कहा जाता है दक्षिणापथ का स्वामी, क्योंकि ये जो है ये वास्तविक संस्थापक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक के दिमाग पे एक बात रखिएगा कि जो व्यक्ति, देखिए जो व्यक्ति पहले मान लीजिए महाराष्ट्र जो है या जो सातवाहन वंश का जो साम्राज्य है वो इतना है, ठीक है, इतना बड़ा है, लेकिन सातकर्णी के आने के बाद ये एक्सपेंड हो जाता है, ये कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई राज्य का विस्तार करता है तो उसे बहुत महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। तो सातकर्णी जो है सबसे इंपॉर्टेंट राजा है इन क्रम में, सबसे पहला राजा। ठीक है, इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए सिमुक ने तो संस्थापक के तौर पर जानते हैं सिमुक को, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने साम्राज्य को एक्सपेंड किया था, विस्तार किया था इसका। ठीक है, तो साम्राज्य का विस्तार किसने किया है, सातकर्णी ने किया है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा सबसे शक्तिशाली राजा। आप समझिए शक्तिशाली राजा क्यों, क्योंकि देखिए वास्तविक है और इसी के समय शक ने भी आक्रमण किया था इसमें, लेकिन उनको हरा दिया था इसने। ठीक है, तो ये शुरू में तो हरा दिया, तो हराने के बाद जो है ये सबसे शक्तिशाली राजा कहलाया। अब देखिए इसने क्या किया था कि अप्रतिहत, याद रखिएगा, अप्रतिहत चक्र का एक चालक। आपको पता होगा कि बाहुबली में जिस तरीके से बड़े बड़े रथों के चक्के घुमा के फेंक दिए जाते थे, वैसा ये मजबूत शासक था, ये माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखिएगा पश्चिमपति, सातकर्णी और प्रतिष्ठानपति जैसे बहुत सारे इसके क्या है, उपाधि हैं, इसने उपाधि धारण किया था। ठीक है, अब शासक क्या करेंगे, अपने नाम के साथ उपाधि धारण करते हैं। इनका इंपॉर्टेंस है कि ये क्या करेंगे, अपने नाम के आगे कुछ कुछ लगा देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उपाधि धारण करने के क्रम में आते हैं तो यहां पर तीन बातें आपको याद रखना है। पहला, दक्षिणापथ का स्वामी कहलाता था, ठीक है, सबसे शक्तिशाली था, अप्रतिहत चक्र का एक चालक था, और पश्चिमपति भी कहलाया है, और साथ ही साथ प्रतिष्ठानपति भी कहलाता था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे नाम दिए गए हैं, हालांकि आपको केवल याद रखना है सातकर्णी। ठीक है, तो सातकर्णी को याद रखिएगा, सातकर्णी वास्तविक संस्थापक है, और साथ ही साथ जो है ये इस साम्राज्य का क्या किया था, विस्तार किया था। ठीक है, दो बातें याद रहेगी। आगे देखिएगा इसी के संबंध में एक बातें और याद रखेंगे हम इस पे। तो देखिएगा इसकी शादी जो है या विवाह जो है, याद रखिएगा इसका विवाह किसके होता है, नैनिका से, या फिर इसे नागनिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो नागनिका याद रखिएगा, इसका विवाह नागनिका से होता है, और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, शासक के साथ साथ शासिका का भी नाम आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, यानी रानी का नाम याद करना पड़ता है। तो यहां पर याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि इसने एक अभिलेख बनवाया है। ठीक है, इसका जो रानी के द्वारा एक अभिलेख बनाया गया है, इसका नाम है नानाघाट अभिलेख। ठीक है, याद रखिएगा, नानाघाट अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, नानाघाट अभिलेख। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो नानाघाट अभिलेख के क्रम पर याद रखिएगा कि इसका विवाह किसके साथ हुआ था, नागनिका से हुआ था। ये अमीय वंश की थी। ठीक है, इसने अभिलेख बनवाया था, और ये आपका पहला क्वेश्चन है आज का इंपॉर्टेंट पे, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। नानाघाट अभिलेख का संबंध किससे है, नागनिका से है। इसका विवाह किसके साथ हुआ था, सातकर्णी से हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे, सातकर्णी का पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हो गया, नानाघाट अभिलेख का संबंध। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा इसमें वर्णन प्राप्त होता है किसका, पश्चिमी मालवा और विदर्भ का। ठीक है, तो विदर्भ और मालवा क्षेत्र को विजय प्राप्त किया था किसने, सातकर्णी ने। मैंने बताया विस्तार किया है, साम्राज्य विस्तार किया है, तो पश्चिमी मालवा तक पहुंच गया था ये, और विदर्भ यानी बरार, आपका महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, बरार का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र आपका आता है यहाँ पर। ठीक है, तो महाराष्ट्र का बरार क्षेत्र और पश्चिमी मालवा तक का इसका पूरा क्षेत्र विस्तार हो गया था। और साथ ही साथ देखिएगा अनूप प्रदेश, ये जो आपका नर्मदा घाटी क्षेत्र है, अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है उसे अनूप प्रदेश कहा गया है, और वहां तक आपका जो है आधिपत्य जो है इसने बना लिया था अपना। तो साम्राज्य का विस्तार काफी बड़े तौर पर हुआ था, और इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में किसने जानकारी दी है, इसकी पत्नी ने। किसमें, नानाघाट अभिलेख में। ठीक है, तो नानाघाट अभिलेख याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी का नाम है नागनिका। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद आता है आपका सातकर्णी के बारे में और दो बातें। पहला कि इसने क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ कराया था, और साथ ही साथ राजसूय यज्ञ कराया था।
मुद्राएं याद रखिएगा, मालवा शैली की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं इसके समय में। ठीक है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अश्वमेध यज्ञ कराया था, राज्य विस्तार हो रहा है तो यज्ञ तो हो गई। ठीक है, राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ याद रखिएगा, राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया जाता है और राज्य में शांति के लिए आपका राजसूय यज्ञ होता है। ठीक है, तो ये दोनों यज्ञ कराया गया और साथ ही साथ मुद्राएं चलाई गई हैं इसके द्वारा और मालवा शैली में मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर मुद्राएं जो है जस्ट सातवाहन वंश के समय, याद रखिएगा एक बात कि सातवाहन वंश जो है जब यहाँ पर स्थापित होता है तो इससे पहले याद रखिएगा चांदी के सिक्के बहुत मिलेंगे। ठीक है, सोने चांदी के सिक्के मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन इसने क्या किया, सातवाहन वंश ने क्या किया, सातवाहन वंश की बात कर रहा हूं मैं पूरी तरीके से, क्योंकि केवल एक राजा ने सिक्के नहीं चलाए इसमें। ठीक है, शीशे के सिक्के जो है आंध्र सातवाहन वंश के में बहुत क्रम से चला है, लेकिन इसका कारण समझिए क्यों चला है उसमें। तो होता क्या है कि जब चांदी के सिक्के जो है चलाए जाते थे भारत में, ठीक है, इस क्षेत्र में चलाए जाते थे, तो कारण था कि भारत के बाहर से चांदी जो है इंपोर्ट किया जाता था, आयात किया जाता था। कहां से, तो ईरान क्षेत्र से या इंटरनेशनल लेवल पर बाहर से हम क्या करते थे, चांदी मंगाते थे। ठीक है, लेकिन सातवाहन वंश ने क्या किया, चांदी बंद करवा दिया, बोला कि नहीं चांदी नहीं मंगवाएंगे। तो बोले कैसे बनेगा फिर, तो अब सिक्के का वैरायटी बदल दिया इन्होंने और इन्होंने क्या चला दिया, शीशे के सिक्के। तो आप एक फैक्ट करके याद रखिएगा, इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि सातवाहन वंश के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए जाते थे। ठीक है, तो कॉइन किससे बने होते थे, शीशे के ये बने होते थे, याद रखिएगा इस समय में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि सातवाहन वंश में शीशे के सिक्के चलाए गए थे। यही पूछा जाता है क्वेश्चन कि किस राजवंश के समय शीशे के सिक्के चलाए गए हैं। ठीक है, तो मुद्रा के तौर पर शीशे के सिक्के आपको किससे मिलेगा, सातवाहन वंश से मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, अब नानाघाट अभिलेख के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिएगा, नानाघाट अभिलेख से साक्ष्य की जानकारी मिलती है जिसमें ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सातकर्णी जो था यहाँ पर पहली बार, मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्ट से पहले बताया था कि आपको कुछ घटनाओं को याद करना है। ठीक है, तो पहली बार किसी अभिलेख में भूमि दान की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा भूमि दान की जानकारी। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है समझिए, अगर मान लीजिए आप राजा हैं, ठीक है, आप राजा हैं और लगातार क्या करते हैं, धर्म के साथ जुड़कर दान करते हैं, लगातार दान कर रहे हैं, तो बहुत सारे दान कर दिया आपने, लगभग अधिक लोग को दान किया, मतलब आपके शरण में कोई भी आया आपने दान कर दिया। अब वो दान में पाया हुआ जमीन जो है उसको कर मिलने लगा, वहां से वो धीरे धीरे राजा बन गया वहां पर, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे गिरने लगेगी और बाकी आसपास जो जिनको दान कर करके आपने दिया है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी घटनाओं में क्या होता है, ऐसी घटनाओं में नए नए जमींदार पैदा होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जमींदार का जन्म होता है या सामंतों का जन्म होता है और सामंत व्यवस्था का शुरुआत यहीं से माना जाता है और इसी को भूमि दान से बहुत इंपॉर्टेंट जोड़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहां पर जो है इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है, भूमि दान की जानकारी मिलती है कि भूमि का दान किया गया। ठीक है, राजाओं के द्वारा अधिक से अधिक भूमि का दान किया गया और उसी भूमि से कर वसूल करके सामंतों का जन्म हुआ, यानी इसी तरीके से जमींदार या सामंत पैदा हुए। ठीक है, यानी वो क्या करते थे, अपनी जमीन को देते थे लीज पर और उसे टैक्स लेते थे, पैसा कमाते थे और धीरे धीरे अमीर होने लगे। ठीक है, और तो इसी के कारण क्या छोटे छोटे राजा भी डेवलप होने लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सातवाहन वंश है इसके आसपास आपको छोटे छोटे राजाओं का या सामंतों का एक कुनबा नजर आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सातकर्णी के समय हो रहा है। ठीक है, अभी भी हम सातकर्णी के समय में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा याद रखिएगा तो यहां पर देखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल, मैंने खारवेल की बात बताई थी आपको। ठीक है, तो कलिंग नरेश जो कि चेदी वंश का था, इसका नाम है खारवेल। ठीक है, और इसने सातकर्णी प्रथम को हराया था, तो सातकर्णी प्रथम को हराया, याद रखिएगा। ठीक है, इसने सातकर्णी प्रथम को हराया था। ठीक है, दिमाग पर रहेगा ये बात। चलिए आगे देखिएगा, इसके बाद हाथी गुम्फा अभिलेख में ये जानकारी मिलती है। अब देखिएगा यहीं पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था आपको कि सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात जो नागनिका थी, ठीक है, नागनिका थी, इसने प्रशासन को संभाला। ठीक है, और इसके दो पुत्र हुए, वेदश्री और सतीश्री। ठीक है, वेदश्री और सतीश्री, याद रखिएगा। सातकर्णी द्वितीय जब आता है तो इसकी जानकारी जो है कुछ अभिलेखों से मिलती है, एक हाथी गुम्फा अभिलेख और भेलसा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है, तो खारवेल का है, अभी आपने पढ़ा हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, और भेलसा अभिलेख को याद रख लीजिएगा। ठीक है, भेलसा अभिलेख, देखिए जिन भी क्रम पर आपको याद रखना है, मैंने बताया कि आपको राजाओं का क्रम याद रखना है और उनसे जुड़े हुए घटनाओं को याद रखना है। अभी मैंने दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब है आप पहले नंबर पे ही चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा
इसके बाद देखिएगा सातकर्णी द्वितीय आता है, ठीक है। और यहीं पर याद रखिएगा कि काव्य मीमांसा, ठीक है, सातकर्णी द्वितीय काव्य मीमांसा, इसके समय जो है राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखा था, रचना की थी, और वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा था, ठीक है। तो दो ग्रंथ का नाम याद रखिएगा। ग्रंथ किसके समय? सातकर्णी द्वितीय के समय, ठीक है। सातकर्णी द्वितीय के समय जो है ये घटना घटी, काव्य मीमांसा और कामसूत्र लिखा गया, ठीक है। राजशेखर के द्वारा काव्य मीमांसा और वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखा गया है, यानी ग्रंथों में इस दो ग्रंथ की रचना हुई है इस समय में, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा, चूंकि जब आप आगे पढ़ते हैं, ठीक है, किसके बारे में? हाल के बारे में। अब देखिए हाल कौन था, तो याद रखिएगा हाल जो है सातकर्णी द्वितीय के बाद सबसे प्रमुख राजा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्या क्वेश्चन है? गाथा सप्तशती, ठीक है, की रचना किसने की थी? ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आज का दूसरा क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिएगा हाल जो है ये पूरे क्रम में 17वें क्रम का राजा था, यानी आप 23वें राजा के क्रम पर पढ़ते हैं पूरी तरीके से, तो ये 17वें क्रम का राजा है, शासक है हाल। नाम याद रखिएगा, हाल जो है ये सभी नामों से अलग है। सातकर्णी, वेदश्री, उसमें ये हाल है, ठीक है। जिसका हाल है वो हाल है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि, हाँ बोलिए। राजशेखर, हाँ राजशेखर, ठीक है। तो राजशेखर नाम आपको देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इतिहास में तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक है अभिलेख, क्यों? इससे जानकारी मिलती है। दूसरा ग्रंथों की रचना हो गई है, चूंकि हमारा साहित्य है ये, ठीक है। तो उन साहित्यों का नाम आप याद रखेंगे कि किसके समय घटा है और किसने लिखा है और किसके समय रहा है ये, ठीक है। ये तीन चीज़ों को याद रखिएगा, और ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि वो याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। वो एक बार नहीं पढ़ेंगे, दोबारा फिर से आपको सुनने को कहीं और मिलेगा। मतलब सिर्फ इतिहास में ही जानकारी नहीं आएगी, साहित्य में भी जब आप पढ़ेंगे तो साहित्य के तौर पर भी इसको आप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो देखिएगा हाल के बारे में एक बात याद रखिएगा। हाल जो है ये कौन था? एक तरीके से राजकवि, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब राजा के साथ क्या था? ये कवि भी था, ठीक है। यानी इसके जो शौक थे ये कवि वाले थे। इसने क्या किया था? इसने कवियों को संरक्षण देना प्रारंभ किया था। हमने संगम काल पढ़ा है, संगम काल में कवियों को संरक्षण दिया जाता था, ठीक है। उसी प्रकार हाल एक ऐसा व्यक्ति है, राजा है, जो कवियों को बहुत पसंद करता था, या कवियों के संदर्भ में, साहित्यों के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट मानता था चीजों को, ठीक है। तो याद रखिएगा 7वें क्रम का शासक है ये, और ये कवियों को संरक्षण देता था, ठीक है, कवियों को संरक्षण देता था। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये है कि पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती, ठीक है, गाथा सप्तशती, इसकी रचना की थी हाल ने, ठीक है। और किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में की थी, याद रखिएगा। इससे पहले जो भी रचना होगी संस्कृत में होगी, ठीक है। काव्य मीमांसा आपने पढ़ा अभी, ठीक है, और कामसूत्र जो है, ये सभी प्रकार की जो रचनाएं हैं वो संस्कृत में है। लेकिन इसके बाद जो है रचना किस में आ जाती है? प्राकृत भाषा में, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसके अलावा एक है गुणाढ़, ठीक है, गुणाढ़ ये कांतंत्र है, संस्कृत में लिखा गया है, और सेनापति लिखा गया है विजयानंद के द्वारा, ठीक है। तो इसके समय चूंकि ये कवियों को संरक्षण कर रहा है तो कवि आपको स्पष्ट मिलेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा गुणाढ़ लिखा गया है कांतंत्र के द्वारा संस्कृत में, और सेनापति के लिखा गया है विजयानंद के द्वारा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ रचनाओं को याद रख लीजिएगा आप, ठीक है। हाल का जब भी नाम आए तो एक बात याद रखिएगा कि सातकर्णी के क्रम पर ये 17वां राजा, ठीक है, यानी सातवाहन वंश का 17वां राजा है हाल, ठीक है। और ये कवियों को संरक्षण देता था, यही इनकी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा खुद एक कवि था, खुद पुस्तक की रचना करता था जिसमें नाम आता है गाथा सप्तशती, और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पूरे क्रम पर, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद आंध्र सातवाहन वंश में देखिएगा विजयानंद को कहाँ भेजा था इसने? लंका, जिसने लंकी की, ठीक है, ये लंका ही है, लंका राजकुमारी लीलावती के बारे में आकर हाल को बताया था, ठीक है। तो एक समय समझिएगा, काफी लंका में जो राजकुमारी थी लीलावती, उसका सुंदरता का गुणगान बहुत दूर दूर तक था। तो ऐसी स्थिति थी, लंका देखिए भारत से कितना दूर है, उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत पास ही है, ठीक है। तो इसकी जो जानकारी मिलती है, यानी यहाँ जो राजकुमारी हैं इसकी जानकारी, इतना विस्तृत जानकारी मिल जाती है इस क्षेत्र में कि लोग जो है इसको देखना चाहते थे कि ये कितनी सुंदर है, ठीक है। और यही बात हाल के कान तक पहुँच जाती है कि लीलावती जो है राजकुमारी है और वो बहुत सुंदर है। तो ये क्या करता है, चूंकि ये खुद नहीं जा सकता, राजा है, ठीक है, तो इसने अपने व्यक्ति को, याद रखिएगा किसको? विजयानंद को भेजा था कि जाकर देख कर आओ उसको, और देख के आने के बाद मुझे उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो याद रखिएगा जब आकर ये बताता है
तो बताता है कि कितनी सुंदर है वो, क्योंकि देखिए कवियों का काम केवल कवि वाला बात नहीं है यहाँ पर, वो एक तरीके से क्या थे, आपको डाकिया पता है डाकिया क्या होते हैं? तो उस समय डाकिया क्या होते थे मैं आपको समझाता हूं। देखिए डाकिया कोई पत्र लिखकर ले जाने वाले नहीं होते थे, वो राजदूत होता था, ठीक है। ये व्यक्ति होते थे जो सामने वाला व्यक्ति अगर अगर आपको कुछ रो कर बता रहा है, मान लीजिए मार्मिकता से कि मेरे घर में पैसा नहीं है, मेरी घटना इतनी खराब है, ऐसा वैसा स्थिति बहुत खराब है, तो व्यक्ति सुनेगा और एज इट इज रो कर एज इट इज वैसे ही सामने वाले को बताएगा कि मेरे घर में ऐसा हो गया, मतलब इस तरीके के वहां पर उस समय लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो विजयानंद भी उसी में से एक व्यक्ति है जो कि दूसरों की बातों को देखकर यानी प्रॉपर देखकर उसी को वैसा ही बताने का काम किया जाता। अब ये जो है बहुत प्रसन्नचित हुआ इस बात को सुनकर कि वो बहुत सुंदर है लीलावती, और अंततः हाल ने लंका जाकर लीलावती से विवाह कर लिया, ठीक है। तो लीलावती का विवाह लंका वाले क्षेत्र से, याद रखिएगा, हाल ने ये विवाह किया था, ठीक है। हालांकि इसको याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन एक मोटा मोटी जानकारी आपके दिमाग में रहनी चाहिए इसको, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद अब आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। अब यहां से नाम जो है गौतमी नाम याद रखिएगा, चूंकि अब यह माता का नाम यहां पर आगे मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होता है आपका, और समझिएगा 106 से लेकर 130 ईस्वी तक का शासन रहा है, ठीक है। लगभग 24 साल का शासन बहुत होता है, ठीक है। तो देखिएगा महानतम शासक के तौर पर जाना जाता है, और आपको मैं बता दूं कि इसके क्रम पर आप तीसरा क्वेश्चन याद रख सकते हैं, इसको तीसरा क्वेश्चन बना सकते हैं इसको, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन क्या है समझिएगा। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है सबसे प्रमुख शासक रहेगा। सातकर्णी के बाद, सातकर्णी ने वास्तविक संस्थापक कहलाया सातकर्णी, उसके बाद गौतमीपुत्र, हाल को भी किनारे कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है गौतमीपुत्र सातकर्णी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके समय जो है, अब देखिए इसके समय की बात समझिएगा कि ये जो है विंध्य तक जीत चुका था, यानी विंध्य तक जो है जा चुका था, वो इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। टच कर रहा है पूरे विंध्य क्षेत्र को। और देवकटक याद रखिएगा, नगर की स्थापना की थी इसने, देवकटक, राजा गज कहलाया, विंध्य नरेश कहलाया, और त्रिय याद रखिएगा, ये त्रि क्या बात क्या है समझिएगा। ये है आपका अरब सागर, भारत का पश्चिमी क्षेत्र अरब सागर, यानी कि मुंबई वाला जो क्षेत्र है अरब सागर वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और नीचे का हिस्सा हो गया आपका हिंद महासागर। ये तीनों क्षेत्र को जीत चुका था मतलब इतना विस्तार कर ले रहा था अपने क्षेत्र का कि अरब सागर में भी इसका पावर था, हिंद महासागर में भी था, और बंगाल की खाड़ी में था। देखिएगा त्रिय समुद्र, तोप, पिता, वाहन, इसको समझिएगा कि इसका मतलब है कि जिसकी सेनाएं तीनों समुद्र तक गई, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक इसके सेनाएं जो हैं विस्तृत हो चुकी थी। मतलब ये अब जो है सेनाओं के तौर पर बहुत विस्तार कर चुका था इसने। सातवाहन वंश में महानतम शासक कहलाता था, याद रखिएगा। और इसे कहते थे त्रिय समुद्र, तोप, पिता, वाहन, यानी जिसकी सेनाएं तीनों समुद्र तक जा चुकी है, और अधिपत्य, पिता का मतलब होता है कि उसका क्षेत्र का एक पिता है एक तरीके से, इसके पास अधिपत्य है तीनों समुद्रों का, ठीक है। इतना पावर बन चुका था इसका, किसका, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, नाम याद रखिएगा, सातकर्णी सातकर्णी सातकर्णी, लेकिन आगे जो लगा है उसको याद रखिएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी है ये, ठीक है। अभी बहुत सारे सातकर्णी आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है उन सभी सातकर्णियों में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें अगर आप इसको तीसरा क्वेश्चन बनाना चाहें तो एक बात याद रखिएगा कि सातवाहन वंश में, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो अगर आपका बनता है यहां पर, तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं तीसरे क्वेश्चन के तौर पर कि किसकी सेना के बारे में, या किसकी सेना तीनों समुद्र पर अस्तित्व बना चुकी थी या आधिपत्य रखती थी, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कभी कभी इसी शॉर्टकट में पूछा जाता है, त्रिसमुद्र, ठीक है, त्रिसमुद्र अधिपति, त्रिसमुद्र अधिपति किसे कहा जाता है, ठीक है, सातवाहन वंश में। तो याद रखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी का नाम आता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा इसके बाद अब देखिएगा इसे और क्या क्या उपाधि मिला हुआ है। तो देखिएगा इसे कहा जाता है पर्वतों का स्वामी और अद्वितीय ब्राह्मण, ठीक है। माता का नाम क्या है, तो देखिएगा इसके माता का नाम है बलश्री, जानकारी मिलती है नासिक अभिलेख से, ठीक है। तो नासिक के अभिलेख से जानकारी मिलती है, याद रखिएगा कि इसका माता का नाम क्या है, बलश्री है, ठीक है। हाँ, अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे गौतमी पुत्र और बलश्री का कनेक्शन क्या है, तो ये कनेक्शन एक ही तरीके का निकलेगा। कहने का मतलब है आपको उनकी माता का नाम गौतमी बलश्री मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिएगा बौद्ध संघों को अजका लकीय, ठीक है, ग्राम दान में दिया,
तो अचकालकीय जो ग्राम है, ठीक है, इस गांव का नाम है अचकालकीय, इसको दान में दिया गया, ठीक है। तो दान वाली प्रथा तो याद रखिएगा कि वो सातकर्णी के समय ही प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा कार्ले के भिक्षुओं को कनरंजन ग्राम दान में दिया। मैंने बताया कि दान का क्रम बहुत ज्यादा चलेगा इसमें, और इसीलिए इसको अद्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है, ठीक है। दान का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इसके लिए। तो यहां पर आपको बस याद रख लेना है कि इसने बौद्ध धर्मों को संरक्षण प्रदान की है और दान दिया है, ठीक है। दान यानी भूमि दान में देना बहुत इंपॉर्टेंट होता था उस समय, और खासकर बौद्ध धर्मों को अगर भूमि दान में देते हैं आप, तो उस समय जो है मठों का निर्माण होता था, ठीक है। इस तरीके से जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है अद्वितीय ब्राह्मण पर्वतों का स्वामी कहलाया था, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, याद रखिएगा लेकिन, ठीक है। चले आगे देखते हैं। अब देखिएगा यहां पर एक पॉइंट को थोड़ा सा याद रखेंगे। गौतमीपुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी का समय रहा है इसका, ठीक है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो क्रम रहा है उसके द्वारा याद रखिएगा, यहीं पर जो है नेहपान का नाम आता है, नाम याद रखिएगा नेहपान, ठीक है। नेहपान को मार दिया गया किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मारा था, ठीक है। कौन था? शक था, ठीक है, शक शासक, क्योंकि आप विदेशी साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा नेहपान कौन था, तो शक शासक था, और उसको मारा था किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मारा था, ठीक है। और इसके समय देखिएगा पल्लव और यवन ये सभी लोग जो है रहते हैं इसमें, लेकिन आपको याद रखना है कि शकों का जो शासक थे नेहपान, उसको मार दिया था किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मारा था, ठीक है। आगे ये कनेक्शन आपको बिल्कुल दिखेगा जब आप शकों के बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अब नाम आता है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। तो आपको यहां पर 3 ही क्वेश्चन अभी डेवलप हुए हैं, यानी 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है प्रॉपर, जो 3 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब यहां पर जो है वशिष्ठी पुत्र जो पुलवामी है वो 130 से लेकर 154 ईस्वी तक शासन में करता है, ठीक है। और उपाधि याद रखिएगा दक्षिणा पथेश्वर या महाराज की उपाधि ली थी इसने, ठीक है। इसने आंध्र प्रदेश को विजय प्राप्त किया था, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में, और आंध्र सम्राट कहा गया है इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किसे आंध्र सम्राट कहा गया है। लेकिन उससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, याद रखिएगा 4th नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है ये 4th नंबर का। इसके समय में अमरावती का बौद्ध स्तूप, ठीक है, वेस्टनी का निर्माण किया गया, ठीक है। ये वेदिका जो होता है याद रखिएगा, यानी अमरावती में जो बौद्ध स्तूप है उसकी वेदिका का निर्माण किया, वेस्टनी का निर्माण किया गया है इसके समय में, ठीक है। तो अमरावती के जो बौद्ध स्तूप है इसका पुनरुद्धार किया गया है, इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। रिनोवेट करना, जैसे बौद्ध स्तूप जो है मिले हैं अमरावती में, तो वो क्या होते थे इस तरीके का, मान लीजिए ये कुछ इस तरीके का होता था, इसका सामने जो है इस तरीके से बना होता था, तो उसकी वेस्टनी का जो निर्माण किया गया है, इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है, इन क्षेत्रों का, तो उन क्षेत्रों में किसके समय निर्माण किया गया है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी का, ठीक है। आपको इसके समय में केवल एक ही बात याद रखनी है कि अमरावती के, चूंकि ये आंध्र सम्राट था और आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी क्या है? अमरावती है, तो कनेक्शन ऐसे ही बन जाएगा आपका, ठीक है। आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे देखिए अगर आप बोलेंगे तेलंगाना, तो तेलंगाना पहले 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही राज्य हुआ करता था, ठीक है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तेलंगाना का राजधानी क्या हो गया? हैदराबाद हो गया, और आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या हो गया? अमरावती, ठीक है। तो याद रखिएगा अमरावती दोनों जगह पर है, आपके आंध्र प्रदेश में भी अमरावती है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी अमरावती है, ठीक है। और ये बात हो रही है किसकी? आंध्र प्रदेश की, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद अब यहां पर थोड़ा फैक्ट आता है, थोड़ा सा फैक्ट को समझिएगा, ठीक है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के बारे में 130 से 154 समय का इनके शासनकाल रहा है। गौतमीपुत्र ने शकों के से संबंध अच्छा रखने के लिए, ठीक है, अब समझिएगा यहां पर थोड़े से फैक्ट को याद रखिएगा। रुद्रदामन की पुत्री से अपने पुत्र का विवाह करा दिया, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी की विवाह की बात की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा रुद्रदामन के द्वारा वशिष्ठी पुत्र पुलवामी को 2 बार हराने के कारण उसने विवाह से इनकार कर दिया, अतः पुलवामी के भाई शिव श्री सातकर्णी का विवाह कर दिया गया, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा कि अब इसको वापस में दोहराता हूं, समझिएगा कि गौतमीपुत्र ने शकों से संबंध अच्छा रखने के लिए, ठीक है, देखिए ये भारत का क्षेत्र हो गया और ये किनारे वाला जो पश्चिम का क्षेत्र ये शकों का क्षेत्र है, और ये महाराष्ट्र का और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है ये किसका हो गया? सातवाहन का हो गया, ठीक है।
तो अभी समय किसका है? वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का है, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था कि गौतमीपुत्र, जब इसके पुत्र की बात होती है यानी इसके पिता की बात होती है, ठीक है, तो पिता ने क्या किया था कि शकों से, अब होता क्या है कि जब हमको ये समझ में आ जाता है कि जब स्थिति खराब होती है हमारी फैमिली में, हमको थोड़ा भरोसा कम होता है, तो हम कोशिश करते हैं हमारे दुश्मन से, हम दुश्मन की बजाय दोस्ती कर लें थोड़ी सी, ठीक है, ताकि हमारे आगे वंशज को नुकसान ना पहुंचाइए, ठीक है। तो यही सोचकर गौतमीपुत्र ने क्या किया था, शकों से संबंध अच्छा रखने के लिए वशिष्ठिपुत्र, ठीक है, रुद्रदामन की जो पुत्री थी, याद रखिएगा, रुद्रदामन की जो पुत्री थी, इसका विवाह करने की बात की गई थी वशिष्ठिपुत्र पुलवामी से, इस व्यक्ति से, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन रुद्रदामन के द्वारा वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को 2 बार हरा दिया गया था, ठीक है। रुद्रदामन बहुत इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख, मैंने बार बार बोला है कि शकों में रुद्रदामन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा, रुद्रदामन जो है के द्वारा वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को 2 बार हरा दिया गया, ठीक है, मतलब उसी के बेटे को 2 बार उसने हरा दिया था, ठीक है। तो इसके कारण उसने विवाह से इंकार कर दिया, बोला मैं अपने ससुर के साथ कैसे आऊंगा जब मेरे को 2 बार हार चुका हूं मैं ऐसा, ठीक है। तो बोला ठीक है, अब आपके साथ शादी नहीं होगी तो भाई के साथ हो जाएगी। और उसी के बाद देखिएगा पुलवामी के भाई शिवश्री सातकर्णी का विवाह कर दिया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा, ठीक है। तो रुद्रदामन और वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, ठीक है, ये सिर्फ कहानी है, इसमें कोई फैक्ट नहीं निकल के आएगा, ठीक है। तो यहां पर बस आपको याद रख लेना है कि रुद्रदामन की पुत्री से किसका विवाह हुआ था? शिवश्री का विवाह हुआ था, ठीक है, रुद्रदामन की पुत्री से, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। अब देखिएगा इसी के बाद रुद्रदामन का दामाद, ठीक है, यानी कौन? शिवश्री सातकर्णी, ठीक है, ये रुद्रदामन का दामाद रहा। अब देखिएगा इसी के बाद बस यहां पर याद रखिएगा, इसका जो समय रहा है सिर्फ 10 वर्षों तक रहा है और उसके बाद समाप्त, कहानी खत्म इसमें। लेकिन यज्ञश्री की बात आती है इसके बाद, देखिएगा शिवश्री के बाद यज्ञश्री, ठीक है, और इसका समय रहा है 165 से 194 ईस्वी तक का, ठीक है, लगभग 40 साल का समय रहा इसका। और याद रखिएगा अंतिम महत्वपूर्ण राजा है। रुद्रदामन की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा विजित राज्य को अपने में मिला लिया और समुद्री व्यापार पर अधिक ध्यान दिया। तो रुद्रदामन के, चूंकि देखिएगा शिवश्री के पुत्र के तौर पर यज्ञश्री आया, और यज्ञश्री जो है जब जैसे ही रुद्रदामन की मृत्यु होती है, यानी उस तरफ से याद रखिएगा रुद्रदामन की मृत्यु होती है, तो उसका जो क्षेत्र था, जिसका विस्तृत क्षेत्र था, उस सभी क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिला लिया किसने? तो यज्ञश्री ने मिला लिया था, ठीक है। लेकिन फैक्ट यहां पर नहीं निकल के आता, या फिर आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर देखिएगा समुद्री व्यापार पर अधिक ध्यान दिया था किसने? यज्ञश्री ने, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ी सी है, अगर आप एक बार 2 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा याद रखेंगे, इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आगे देखिएगा इसके बाद जो अंत है अब देखिएगा नाम बस आपको यहां पर याद रखना है कि अंतिम शासक के तौर पर नाम याद रखिएगा पुलवामी तृतीय, ठीक है, पुलवामी तृतीय। और याद रखिएगा इसको, पुलवामी जो तृतीय है ये अंतिम शासक रहा है, और इस समय जो है इसका जो शासन रहा है, अब देखिएगा महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वाकाटक यानी दक्षिण में जो है, अब वाकाटकू का आ जाएगा, कहानी चालू होगा वाकाटकू का, ठीक है। वाकाटक नरेश जो है, अब इनके द्वारा याद रखिएगा इनको विंध्य नरेश भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहां से याद रखिएगा कि इनके बाद वाकाटक की कहानी स्टार्ट होती है। सातवाहन का क्रम में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही बन पाए हैं, इन चारों क्वेश्चन को ही आप याद रखेंगे केवल, ठीक है, इसी को फोकस कीजिएगा। हाल के बारे में याद रखिएगा, गाथा सप्तश्री की रचना की है हाल ने, ठीक है। और सातकर्णी के समय याद रखिएगा इसने भूमि दान करने की प्रथा चालू की है। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि शीशे के सिक्के चलाए हैं किसने? आंध्र सातवाहन वंश ने चलाए हैं, ठीक है। बस 4 क्वेश्चन और ये सातवाहन वंश कंप्लीट, ठीक है। इसका राज्य विस्तार थोड़ा सा याद रखिएगा कि पश्चिम की तरफ आपका शक था, ठीक है, पूर्व की तरफ कलिंग वंश, ठीक है, चेदी वंश, और दक्षिण की तरफ आपका कृष्णा नदी, कावेरी नदी का क्षेत्र है, और उत्तर की तरफ नर्मदा नदी है। इतना विस्तार था सातवाहन वंश का, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक शासन करने वाला जो वंश है वो सातवाहन वंश है, ठीक है। मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक शासन करने वाला वंश कौन सा है? सातवाहन वंश है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा एक अंतिम स्थिति को थोड़ा सा याद रखेंगे, यहां पर क्या क्या जानकारी मिलती है देखिएगा। तो देखिएगा अंतिम शासक के तौर पर पुलवामी तृतीय है, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो अशोक के अनुसार ही थी, यानी अशोक जिस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था को रखता था, अमात्य रहते थे, ठीक है, महामात्र धम होते थे, यानी धर्मों को विश्लेषण करने वाले महामात्र होते थे, ठीक है, अमात्य होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, और इसी तरीके से सेनापति होते थे। तो इनका जो पूरा का पूरा क्रम है वो पूरा का पूरा अशोक के अनुसार होता था, ठीक है। लेकिन इसमें विशेष क्या है?
ग्राम को पूरा दान दे देते थे, ये पूरे गांव को ही दान दे देते थे एक बार में, कि ये गांव जो है आपका रहा, ले लीजिए, ठीक है, इसमें 2000 लोग रहते हैं, ये आपके हुए, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा गांव जो है दान में दान दे दिए जाते थे, ठीक है। तो इस गांव से दान देने का मतलब क्या है समझिएगा। अगर मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में 500 लोग रहते हैं और इसको किसी को दान दे दिया जाए, ए व्यक्ति को दान दे दिया गया, तो ए व्यक्ति अब जितना टैक्स लेगा इनसे लेगा, मतलब ये जीवन को जीने के लिए इसका साधन बन गया अभी, ठीक है, परमानेंट हो गया कि ये 500 लोग इसको किसको टैक्स देंगे, ए को देंगे। तो ऐसे में क्या होता था, गांववासी जो होते थे हमेशा इनके स्वामी बदलते रहते थे, दान दे दिया अब उसका हो गया, ठीक है, पहले राजा को देते थे अब इसको देते थे, अब ये अपने हिसाब से इनसे टैक्स वसूलेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता था कि गुस्सा बढ़ता था, ठीक है, जो मतलब प्रारंभिक स्तर में ग्रामवासी होते थे इनके साथ जाति इस तरीके की होती थी, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा है, भिक्षुओं को कर मुक्त होता था, यानी जो भिक्षु होते थे अनुयायी होते थे और ऐसे व्यक्ति होते थे जो भीख मांगते थे, ठीक है, लेकिन किस तरीके से, धार्मिक रूप से, ऐसा नहीं कि भीख मांगते घूम रहे भिखारी है, ऐसा नहीं, अनुयायी होते थे जो केवल 2 समय का खाना जो है ये भीख स्वरूप लेते थे और साथ ही साथ अपना ध्यान मग्न अपने काम करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कर मुक्त कर दिया गया था, मतलब इनके समय में भिक्षुओं को कर मुक्त रखा गया था कि वो कहीं भी रहेंगे उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और तीसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पर भूमिदान, ठीक है, पूरा भूमिदान का क्रम जो है ये सातकर्णी के समय से याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया है कि भूमिदान की प्रथा कब से प्रारंभ हुई है, तो सातवाहन काल से स्टार्ट हुई है यहाँ पर से, ठीक है। हालांकि इससे पहले भी दिया जाता था, लेकिन मुख्य तौर पर क्यों इस पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिलेख में मिलता है ये, इससे पहले अभिलेख में जानकारी नहीं मिलती भूमिदान की, इस समय मिलने लगी है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, सामंतिक लक्षण, यानी मैंने बताया कि जब आप भूमि को दान दे देते हैं तो वहां पर वो राजा बन जाता है, वो सामंत बन जाता है, आपके अंडर वो सामंत है, क्योंकि ये भी कमाने लगेगा। मान लीजिए आपके पास बहुत सारी जमीन थी, आपने किसी व्यक्ति को अपनी आधी जमीन दे दी दान में, अब वो जमीन को देखेगा तो नहीं, उससे कमाने का सोचेगा, अब उससे कमाई क्या होगा, जो वहां पर लोग रहेंगे वो टैक्स पे करेंगे उसको, इसी तरीके से वो राजा बन जाएगा धीरे धीरे। तो इसी तरीके से वो सामंत बन जाते थे, उनको कहा जाता था सामंत, याद रखिएगा। इनकी अपनी सैनिक हो जाती थी, इस तरीके से धीरे धीरे ये मजबूत हो जाते थे, ठीक है। जमींदारों को देखा आप लोगों ने, सुना होगा ये जमींदार यहाँ फलाने के हैं और इतना 300 एकड़ की जमीन है इनके पास, ठीक है। तो ये अपने तरीके से, हालांकि आज के डेट पे तो ये सब चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर यही 30 साल 40 साल पहले चले जाएँ, 50 साल पहले चले जाएँ, तो आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इनके पास जमीन होती थी जो कि यहाँ के राजा दिया करते थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, तो इनके प्रशासनिक तरीके को याद रख लीजिएगा, ये 3 मुख्य तरीके हैं इसमें, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा इनके जो प्रशासन का और तरीका है उसमें क्या क्या है। आर्थिक स्थिति याद रखिएगा इस समय में, तो इनका विदेशी जो स्थिति था बहुत इंपॉर्टेंट था। इस समय जो है कपास का उत्पादन किया जाता था सर्वाधिक, ठीक है। और इनके साथ विदेशी व्यापार जो होता था वो किसके साथ होता था, यूनान के साथ या फिर रोमन के साथ, ठीक है। तो रोमन विदेशी व्यापार समृद्ध था, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, एक साथ सिक्के की प्राप्ति जो मिली है रोमन और सातवाहन की, इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब देखिए इसमें सिक्के कौन कौन से मिले हैं, तो शीशे के सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए सबसे आगे रखा गया उसको, ठीक है। दूसरा पोडिन, पोडिन याद रखिएगा, इसको कहा है पोडिन या पोटिन, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। पोडिन या पोटिन जो होता था इसको बोलते घटिया, घटिया चांदी, ठीक है। यानी इसका मतलब ये समझ लीजिए आप कि चांदी की बहुत खराब व्यवस्था, ठीक है, मतलब इतनी खराब व्यवस्था थी, इसको पोडिन कहा जाता था, ठीक है। लेकिन उसकी भी मूल्य मात्र थी, मूल्य था, वैल्यू था, तो इसे घटिया चांदी कहा जाता था या पोडिन कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका तांबे का सिक्का और फिर कांसे के सिक्के, ठीक है। और चांदी कहीं कहीं पर देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या चलते थे, शीशे के सिक्के चलते थे, याद रखिएगा, सातवाहन काल में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी आर्थिक स्थिति थी, याद रखिएगा, जिसमें विदेशों के साथ, किस विदेश के साथ, रोमन के साथ इसका विदेशी संबंध था। और मुख्य तौर पर यहाँ पर कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता था, ठीक है। और इनके जो सिक्के प्राप्त हुए हैं रोमन और सातवाहन एक साथ मिले हैं, और शीशे, पोडिन, तांबे, कांसे सिक्के और चांदी के सिक्के कहीं कहीं पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब देखिएगा इनके सामाजिक स्थिति को देखते हैं, तो देखिएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी के ने चातुर्थ वर्ण यानी 4 वर्ण की व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था, ठीक है। यानी फिर से वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था को प्रारंभ किया था, यानी किसने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, ठीक है, याद रखिएगा। और वर्ण संकर व्यवस्था समाप्त कर दिया था। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, वर्ण संकर व्यवस्था क्या होता है बताइए, वर्ण संकर व्यवस्था,
सुना है नाम आप लोगों ने, ठीक है। यानी देखिए भेद करना कि गोरा और काला, मतलब वर्ण संकर मतलब होता है कि आप जो है वर्ण यानी कि दिखने में कैसे हैं, इस तरीके की व्यवस्था को समाप्त कर दिया कि अगर कोई अच्छा दिख रहा है या कोई बुरा दिख रहा है, या फिर दिखने के संबंध में आप एक बात बस याद रख सकते हैं कि किसी भी तरीके का वर्ण संकर नहीं होना चाहिए, व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इस तरीके की जिससे आप छुआछूत जैसे चीजों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो यहां पर सामाजिक रूप से याद रखिएगा कि समाज में वर्ण संकर व्यवस्था को बंद कर दिया गया था या समाप्त कर दिया गया था गौतमीपुत्र सतकर्णी के द्वारा, ठीक है। वर्ण संकर व्यवस्था सिर्फ क्या होता है, अधिक समझिए कि हम इसको कह सकते हैं कि फेयर कलर, ठीक है, या फिर आप गोरा कह सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो इनके साथ थोड़ी सी अच्छी व्यवस्था स्थापित की गई थी, और थोड़ा सा अगर डल कलर होता था तो उसके साथ थोड़ा अलग व्यवस्था की जाती थी, यानी कि अलग तरीके का बर्ताव किया जाता था, ठीक है। तो लेकिन इस समय जो है ये सारे प्रकार की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, और अंततः जो है समाज जो है सिर्फ 4 वर्णों में बटा हुआ था। इस तरीके से 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा सांस्कृतिक व्यवस्था से देखते हैं, तो देखिएगा सांस्कृतिक व्यवस्था में याद रखिएगा कि दक्कन और महाराष्ट्र में चैत्य विहार बसाए गए, ठीक है, जो आप आगे ही पढ़ चुके हैं। पश्चिमी दक्कन के पास कार्ले की गुफा, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कार्ले की गुफा कहां पर है, तो याद रखिएगा पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में है, ये पूछा जाता है आपका क्वेश्चन 5, ठीक है। और अमरावती की स्तूप की खोज किसने की थी, मैकेंजी ने 1797 में की थी, इसी में याद रखिएगा आप, ठीक है, कि कार्ले की गुफा कहां पर स्थित है, और साथ ही साथ याद रखिएगा मैकेंजी ने अमरावती के स्तूप की खोज की थी, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर मुख्य तौर पर भाषा कौन सी चलती थी, प्राकृत भाषा, और लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है। बौद्ध का कौन सा धर्म चलता था, तो महायान, याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद होगा हीनयान और महायान, तो हीनयान यहां नहीं चलता था, यहां क्या चलता था, महायान चलता था, ठीक है। मतलब बौद्ध धर्म का परिनिर्माण जो हुआ था, यानी कि बदलने के बाद बौद्ध धर्म जो बना था जिसमें महिलाओं को शामिल किया गया था, वो महायान है, ठीक है। यानी बुद्ध को भगवान मानने वाली जो प्रणाली है वो महायान है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर महायान शाखा थी, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर शैव और वैष्णव धर्म भी क्या था, विख्यात था, यानी शिव जी को मानने वाले और विष्णु जी को मानने वाले के अनुयायी जो थे ये भी अधिक मात्रा में थे, ठीक है। तो सामाजिक गतिविधियों में याद रखिएगा, आपको यहाँ पर 2 बातें याद रख लेनी है कि मैकेंजी ने अमरावती स्तूप की खोज की थी, ठीक है, 1797 में, और कार्ले की गुफा याद रखिए पश्चिमी दक्कन महाराष्ट्र के क्षेत्र में स्थापित है, ठीक है।